तो हाँ बच्चों, आज हम एप्लीकेशन के अनुप्रयोग, अवकलन के अनुप्रयोग जो चैप्टर चल रहा था, इसी के और आगे क्वेश्चंस देखेंगे। जैसा कि हम आपको कई बार बता चुके हैं, ये चैप्टर परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है चीज़ों को। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। वक्र इतने की 0,5 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो। तो ये सीधा सीधा है। वक्र दिया है आपको 3x² प्लस 4x प्लस 5 और बिंदु है 0,5। तो हम सीधे वक्र का अवकलन करेंगे, तो ये आएगा 6x प्लस 4। अब 0,5 पर निकालेंगे इसकी वैल्यू, तो x की जगह 0, y की जगह 5। तो y यहाँ रखना ही नहीं, y है नहीं यहाँ, तो x बराबर 0 रखेंगे और तो ये मिलेगा आपको 4। तो ये स्लोप हो गया स्पर्शी का। तो ये m हो गया। ये बिंदु जो दिया था ये काम करता है आपका x1 y1 का। फिर हम ये सूत्र लगा देते हैं, एक बिंदु से जाने वाली रेखा यही तो टेंजेंट होती है। तो y1 की वैल्यू 5 है, m है आपका 4 और x1 है आपका 0। तो y = 4x प्लस 5। इस तरह से टेंजेंट निकल आएगी आपको। इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड में आपको वक्र है x² प्लस 3xy प्लस y² बराबर 5 के बिंदु 1,1 पर स्पर्शरेखा अवलंब दोनों निकालनी है। चलिए डिफरेंशिएट तो इसको करना ही है सबसे पहले। तो x1 y1 का मान यहाँ पर हो जाएगा आपका 1,1। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x 3 इसका दो फंक्शन से होगा, x y डैश प्लस y और ये 2y y डैश = 0। अब x और y दोनों की जगह एक एक रखेंगे, तो यहीं पर रख सकते हैं आप। तो ये आएगा 2, तो ये हुआ आपका y डैश प्लस 1, तो 3y डैश प्लस 3 और ये हुआ 2y डैश। तो y डैश की वैल्यू हुई आपकी -5/5 यानी -1। तो स्पर्शी का स्लोप हुआ -1, तो अवलंब का हो जाएगा +1, -1 करके करेंगे इसे। तो स्पर्शी की समीकरण लिखते हैं। स्पर्शी होती है y - y1, बस यहाँ स्लोप का अंतर होता है, बाकी दोनों चीज़ें इसी से निकलती हैं। और अवलंब भी निकालेंगे यहीं से। तो स्पर्शी के लिए x1 y1 1 है और m की वैल्यू -1 है। और यहाँ पे दूसरे केस में m की वैल्यू +1 है और पॉइंट वही रहेगा। तो ये दोनों टेंजेंट और नॉर्मल आपको मिल जाएंगी। चलिए पहले ये वाला देखते हैं। वक्र x बराबर इतना, ये प्राचलिक रूप में वक्र दिया है, ये भी प्राचलिक में है कि t बराबर 1/2 पर बिंदु 1/2 बिंदु पर स्पर्शरेखा और लंब का समीकरण निकालना। तो बिंदु t बराबर 1/2 का मतलब है t की जगह पे ये वैल्यू रख देंगे तो पॉइंट आ जाएगा। और यहाँ पे स्लोप भी इसी पॉइंट पे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। प्राचलिक फॉर्मूला जो तरीका होता है, अलग अलग करते हैं, dy/dx निकालेंगे अलग अलग करके। तो इसका होगा dx/dt। तो सूत्र होता है हर गुणा अंश का अवकलन। t² का क्या होगा 2t माइनस अंश गुणा हर का अवकलन बटे 1 + t² का होल स्क्वायर। ऊपर क्या कॉमन दिख रहा है आपको? न्यूमरेटर में कॉमन फिलहाल आ रहा है 4at। तो इधर बचेगा 1 + t² और इधर बचेगा माइनस का t²। ये 2 × 4 बनेगा और 1 + t² का होल स्क्वायर। तो ये आपका आया 480/1 + t² का होल स्क्वायर।
ये स्लोप हो गई, और सॉरी अब y का करते हैं t के सापेक्ष, तो dy बाई डी टी इसका भी होगा उसी तरह, हर गुणा अंश का माइनस अंश गुणा हर का बटे हर स्क्वायर। फिर यहाँ पे कॉमन आएगा आपका, यहाँ पे 2at स्क्वायर, तो इधर बचा है 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये 3 भी बचा है, सॉरी 3 प्लस 3t स्क्वायर, और इधर आपका 2at स्क्वायर, तो सिर्फ यहाँ पे बचेगा माइनस 2t स्क्वायर, और 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये सब्ट्रैक्ट भी हो जाएगा। अब हम दोनों का भाग देते हैं, वैसे मानते हैं 1, वैसे मानते हैं 2, तो dy बटे dt में भाग देंगे dx बटे dt का, तो ये बटे ये होगा, तो न्यूमरेटर देखिए दोनों का सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, और ये ऊपर आएगा आपका 2at स्क्वायर और 3 प्लस टी स्क्वायर, और अपॉन में रहेगा 4at, और इधर आपका आएगा 480 बस, और ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से एक a भी कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कट जाएगा, तो t/2 3 प्लस टी स्क्वायर। अब मैं t की वैल्यू 1/2 यहाँ पे रख सकता हूँ, t की वैल्यू 1/2 रखेंगे तो 1/4 और 3 प्लस 1/4, तो ये हो गया आपका 13/16। ये वैल्यू हो गई आपकी m की, और जो पॉइंट था, पॉइंट की वैल्यू, अब पॉइंट हमें पता करना है, तो वो t के लिए t की वैल्यू रख के पॉइंट भी आएंगे। टू ए टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, y दिया है 2at क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो x बराबर था 2at अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का 1 प्लस टी स्क्वायर, और y था 2at क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। टू ए टी स्क्वायर 2at क्यूब द स्क्वायर। अब मैं t की जगह यहाँ पे रखता हूँ दोनों में, t बराबर 1/2, तो x आपको मिलेगा 2a, और ये 1/2 रखने से 4 नीचे आएगा, और ये होगा 1 प्लस 1/4, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करा दें तो 5 हो जाएगा, 2a/5 x हो गया। इसी तरह y आएगा 2at क्यूब, मतलब अपॉन में आएगा 8, तो इधर होगा 1/4। अब फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 8 2 10, तो a/5 ये y हो गया, तो पॉइंट हुआ आपका 2a/5 कॉमा a/5, और स्लोप आया है आपका m आया है आपका 13/16। अब ये m हो गया और ये पॉइंट हो गया, बस यही चीज़ ध्यान देनी है कि क्या एक्स्ट्रा है इसमें। अब मैं यहाँ सूत्र में रखूँगा y माइनस y1 इक्वल टू m और x माइनस x1। अब पूरे में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5y माइनस a बराबर 13/16, 5x माइनस 2a, 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये गुणा 80y माइनस 16a इक्वल टू 65x माइनस 26a, तो ये पूरा आएगा 65x माइनस 80y इक्वल टू 10a। अभी भी ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से भाग दे देंगे, यहाँ पर कैलकुलेशन में थोड़ा सा मैंने 5 से यहाँ मल्टीप्लाई किया है, तो आएगा 5y माइनस a, ठीक है, इधर भी 5 से होगा तो 5x माइनस 2a, ठीक। तो
65 और ये ठीक है। तो अब भाग दे के आप चेक कर लेंगे। अगला है वक्र इतने पर बिंदु 1,2 से खींची गई स्पर्श रेखाओं का समीकरण। यहाँ पे ये ध्यान देना है कि इतने से कहा है, फ्रॉम 1,2, नॉट ऑन 1,2। अगर ये कहता बिंदु इतने पर अगर लिखा होता तो इसका मतलब वो पॉइंट भी कर्व पे था, यानी ये पॉइंट यहाँ कर्व पे लाई नहीं करेगा। बस इतना गिवन है कि ये स्पर्श रेखा इससे होके जा रही हैं, तो यानी हमें स्पर्श बिंदु यहाँ पे नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम वक्र को लिखते हैं y² - 2x² और 8 = 0। तो माना बिंदु हमें नहीं दिया है, स्पर्श बिंदु माना बिंदु x1 y1 है। ये बिंदु अज्यूम कर लिया, तो बिंदु वक्र पे लाई करेगा। तो एक समीकरण बना लीजिए पहले, 4y1 + 8 = 0, एक इक्वेशन हो गई। और दूसरा 1,2 से जाती है तो इस पे लाई कराने से मिलेगी। तो चलिए अब हम वक्र का अवकलन करते हैं, बाकी पूरी कहानी वही रहेगी। y' यानी dy/dx 4x - 4y' 8 का 0 होगा। 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करने के बाद y' कॉमन लेंगे, यहाँ पे 4x को इधर ले जाएंगे, y - 2, इसमें से y' कॉमन लिया, 2 से भाग दे दिया है, = 2x। तो y' की वैल्यू आएगी 2x अपॉन y - 2। अब हम ये निकालेंगे x1 y1 पर, तो ये हो जाएगा आपका 2x1 बटे y1 - 2, ये m की वैल्यू हो गई। और बस ये ज़रूर पता है कि जो 1,2 से होके जाएगी इस पर से, ये कन्फर्म। यानी अगर इसका रफ स्केच हम बनाएं तो इस तरह कोई कर्व है और इस कर्व से स्पर्श रेखाओं के समीप, पहले तो स्पर्श रेखाओं कहेगा लेकिन आप एक ही स्पर्श ही मानेंगे और वो जो भी जितनी ही वैल्यू आनी होगी वहाँ से आ जाएंगी। तो हम ये कहेंगे कि इस पॉइंट से यहाँ ड्रॉ की गई है, ये आपका वक्र है। तो टेंजेंट इससे होके जाएंगी, ये कन्फर्म। अब सूत्र लगाते हैं और ये m की जगह रखेंगे। फिर 1,2 से जाने वाली स्पर्शी जो 1,2 से होके जा रही है, खींची स्पर्श रेखाओं की समीकरण। तो चलिए समीकरण लिखते हैं। तो ये होगा y - y1 = m की जगह आएगा ये, और into x - x1। अब ये कहाँ से होके जाती हैं? 1,2 से, तो 1,2 इनमें लाई करा देंगे। तो ये होगा 2 - y1 = 2x1 बटे y1 - 2 और 1 - x1, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब आपको 1 और 2 को सॉल्व करके पॉइंट चाहिए है x1 y1, जब पॉइंट आएंगे तो फिर सब कुछ आ जाएगा। तो 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए थोड़ा कैलकुलेशन का आपको ध्यान देना होगा। चलिए इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर माइनस कॉमन लेके माइनस यहाँ लगा देते हैं, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, तो हो जाएगा y1 - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x1 इंटू x1 - 1, माइनस एडजस्ट कर दिया। ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 थी। अब आपको यहाँ से पॉइंट फाइंड करना है, तो आसानी रहेगी, आप y1 की वैल्यू भी निकालेंगे तो भी कैलकुलेशन है, और y1 की वैल्यू के लिए कैलकुलेशन रहेगी, और या x1 की वैल्यू पुट कर दें तो भी कैलकुलेशन होगी। तो दोनों केसेस में आपको कैलकुलेशन करनी होगी। तो चलिए इधर हम इकट्ठी वैल्यू जरूर पुट कर सकते हैं, लेकिन वो x1 वहाँ पे रहेगा, तो हमें यहाँ कैलकुलेशन पूरी करनी ही पड़ेगी। चलिए स्क्वायर तोड़ देते हैं इसका, y1² + 4 - 4y1 = 2x1² - 2x1।
तो मैं इसकी वैल्यू इकट्ठी ये इस टर्म की वैल्यू 1 में रख देता हूँ, इकट्ठी पूरी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये होगा आपका y एक से हम वैल्यू निकाल y1 स्क्वायर माइनस 4y1, इसकी वैल्यू आएगी 2x1 स्क्वायर माइनस 8। ये हम यहाँ पे यूज करेंगे, ये पूरी इसकी जगह पे ये रख देंगे। तो चलिए मैं एरो लगा देता हूँ। तो ये आएगा y1 स्क्वायर माइनस 4y1, तो ये हो जाएगा 2x1 स्क्वायर माइनस 8 और ये 4 रहेगा इक्वल टू 2x1 स्क्वायर माइनस 2x1, ये कैंसिल हो जाएगा। इधर बचा आपका -4, तो x1 आएगा 2, और जब x1 2 है तो y1 निकाल लेते हैं, कहीं भी रख दीजिए 2 और 1 में से किसी भी इक्वेशन में। तो चलिए इसी में रख देते हैं, x1 की जगह 2 2 में, तो y1 माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू है, x1 की जगह 2 रखेंगे तो ये तो 1 ही रहेगा, ये हो जाएगा आपका 4। तो y1 माइनस 2 की वैल्यू +2 होगी और एक बार -2 होगी। तो एक बिंदु हुआ 2,4 और एक हुआ 2,0। तो ये 2 टेंजेंट होंगे, तो दोनों पे अब हम स्लोप भी निकाल लेंगे, जो स्लोप की वैल्यू थी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 2,4 पर, इस पे एक आंसर मिलेगा आपको और एक मिलेगा 2,0 पर। तो 2,4 पर m का मान क्या होगा, m वैसे था इन जनरल आपका ये, तो x बराबर 2 और y बराबर 4 रखना है, तो ये 4 हो जाएगा और इधर आएगा 4 माइनस 2, तो ये 2 आएगा पूरा। इसी तरह 2 0 पर m कितना होगा, तो ये हो जाएगा 4 और y1 की जगह क्या रखेंगे यहाँ पे 0, तो ये आएगा -2 और बिंदु है आपका 2,4। तो ये वाली जो इक्वेशन होगी ये होगी y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1, और दूसरी होगी y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो यहाँ से हमें मिला y इक्वल टू -2x प्लस 4, और इस वाले से हमें मिलेगा y माइनस 4 इक्वल टू 2x माइनस 4, तो y बराबर 2x और एक -2x प्लस 4। तो कैलकुलेशन है प्रॉब्लम में। इसी तरह की प्रॉब्लम काफ़ी ये है, बिंदु इतने से वक्र इतने पर सब संभावित सभी अवलंबों के समीकरण ज्ञात करो। तो x स्क्वायर बराबर 4y ये पैराबोला है, इस तरह होगा, और 1,2 कोई बिंदु है, 1,2 से हमने अवलंब ड्रॉ किया है, मान लिया ये है 1,2, तो इस तरह नॉर्मल ड्रॉ होगा और पहले इस पर टेंजेंट खींची जाएगी, ये नॉर्मल होगा। सभी संभावित अवलंबों के समीकरण, यानी हमें ये दिया है कि जो अवलंब हैं वो 1,2 से गुजरते हैं, और हमें वक्र दिया है x स्क्वायर बराबर 4y। तो हमें अवलंब बिंदु या स्पर्श बिंदु नहीं दिया है, तो हमें यहाँ अवलंब निकालना है, तो अवलंब बिंदु ही मानते हैं। माना अवलंब बिंदु x1 y1, तो जो भी बिंदु हम मानते हैं अवलंब बिंदु हो चाहे स्पर्शी हो, ये हमेशा वक्र पर लाई करता है। अवलंब बिंदु x1 y1 है जो कि वक्र पर स्थित होगा। ये समीकरण तो आप हमेशा बनाएं, तो लाई करा देंगे, तो यहाँ से इक्वेशन रहेगी x1 स्क्वायर बराबर 4y। ये समीकरण तो आप एडवांस में बनाए हमेशा रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब इसका dy/dx निकालते हैं इसी पर बिंदु पर। तो x स्क्वायर बराबर 4y को डिफ्रेंशिएट करेंगे 4y डैश, तो y डैश मिलेगा आपको x/2 और x1 y1 पे मिलेगा x1/2, ये m हो गया। अब हम अवलंब की समीकरण लिखेंगे, लेकिन ये स्लोप अभी किसका है, स्पर्शी का है, तो अवलंब का m और निकाल लेते हैं। m अवलंब के लिए क्या करते हैं, इसका अपोजिट और माइनस, तो ये होगा अवलंब। अब हम समीकरण लिखते हैं y माइनस y1 बराबर m है आपका ये, और x माइनस x1 x1 ही रहेगा। अब यह कहाँ से होके जाता है, 1 2 से, तो 1 2 लाई कराइए इसमें, तो 2 माइनस y1 बराबर -2/1
सॉरी 2/x1 रहेगा, x की जगह एक आएगा 1 माइनस x1। तो एक इक्वेशन एक है और एक इक्वेशन यहाँ से मिली हमें, यहाँ से जो मिलेगी उसका ये गुणा कर लेते हैं या सीधे y1 की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से y1 आएगा 2 प्लस 2/x1 इंटू 1 माइनस x1। y1 को मैं इधर ले आया हूँ, इस पूरे टर्म को इधर ले गया हूँ। तो ये इक्वेशन 2 कह सकते हैं इसे। अब हम 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। तो y1 की वैल्यू हम 1 में रखते हैं सीधे, टू कॉमन ले लिया है तो ये आया आपका 2/x1। y1 की वैल्यू 2/x1 1 में रखेंगे। इसको मैं सॉल्व कर लिया, अब आप देखिए अलग अलग। तो 8/x1, तो यहाँ से मिला x1³ बराबर 8, तो x1 कितना आएगा 2। जब x1 2 है तो y1 आएगा 1। तो बिंदु आया आपका 2,1। ये इस पर अवलंब बिंदु हो गया आपका। और m हमें कितना था, m हमारा कितना आया था अवलंब बिंदु का, m था आपका ये x1/2। तो x1 की वैल्यू 2 रखेंगे तो m 1 हो जाएगा, -2/x1। सॉरी ये स्पर्शी का था, अवलंब का था -2/x1, तो क्या आएगा -1। अब हम समीकरण लिखते हैं, y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। तो x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो ये अवलंब मिलेगा। तो बस कैलकुलेशन में और थोड़ा सा चीज़ें किस तरह दी गई हैं इनमें आपको ध्यान देना है। ये सारे IIT के क्वेश्चन से आए हुए हैं जो पहले के हैं, तो मैं इन्हीं को आपको लगाने की कोशिश करना है सीधे। तो चलिए ये अगला क्वेश्चन है आपका, वक्र 9y² बराबर x³ पर वह बिंदु जहाँ पर वक्र का अवलंब अशून्य x अंतःखंड काटता है तथा दोनों अंतःखंड x तथा y अंतःखंड बराबर है और नॉन जीरो अंतःखंड काट रहा है। जब भी अंतःखंड बराबर होती हैं तो अगर हमें धनात्मक अंतःखंड दिए हैं तो m का मान -1 होता है। जैसे एक रफ स्केच में बनाओ तो ये और ये अंतःखंड होते हैं, तो ये एंगल आपका 135 हो जाता है क्योंकि ये 45 होगा। और अगर विपरीत चिन्ह के काटेंगे तो फिर +1 होगा। तो हम दोनों बात कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बिंदु ही हमसे पूछा है, तो माना बिंदु x1 y1 इस वाले के लिए है, तो ये पॉइंट लाई करेगा वक्र में। तो एक समीकरण यहाँ फिर बना लीजिए, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 18y डैश बराबर 3x²। y डैश आएगा आपका x²/6y। अब ये निकालेंगे हम y डैश का मान x1 y1। y डैश का मतलब मैं यहाँ y डैश लिख देता हूँ बार बार, इसका मतलब dy/dx है। तो x1 y1 पे होगा x1²/6y1, ये m हो गया। अब अगर ये बराबर अंतःखंड काट रहा है, जब अंतःखंड बराबर हो तो m का मान होता है -1। तो जब m यहाँ -1 लेंगे तो एक m हमने निकाला है, लेकिन ये अवलंब का मामला है तो ये पहले स्पर्शी का आया है, तो अवलंब का m निकालेंगे तो ये आएगा 6y1/x1²। इसका अपोजिट हो जाएगा, ये अवलंब है तो ये और ये m सेम होंगे। यहाँ से मिला x1² बराबर 6y1, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब हमें 1 और 2 को हल करके पॉइंट निकालना है, पॉइंट ही पूछा गया है। तो चलिए पहला 1 और 2 को हल करते हैं। तो एक थी आपकी 9y1² बराबर x1³ और ये था, तो हम y1 की वैल्यू निकाल के 2 से 1 में रखते हैं। y1 बराबर x1²/6 1 में। इस चैप्टर में बस आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाली बात है वो सबसे पहले आपको ये देखना है, हर सवाल में देखिए यही हो रहा है कि स्पर्श बिंदु दिया है कि नहीं, और
एम किस तरह दिया गया है, बस इन्हीं पे सारे क्वेश्चंस आपके घूमते हैं। इन पे आप ढंग से अगर क्लियर कर लेंगे चीज़ों को तो फिर आसानी रहेगी। एक में रखेंगे y1 की वैल्यू, तो ये आएगा आपका 9y1² और बराबर है यहाँ पे x1 यहाँ वैल्यू रख दी मैंने, तो x1 = आएगा 4। x1 4 आया तो y1 कितना होगा, इसी में रख दीजिए x1² 6 में, तो 16/6 यानी 8/3। तो जो बिंदु है, बिंदु हो जाएगा आपका 4, 8/3। हाँ, इसमें यदि वक्र इतने के बिंदु 1,1 पर खींची गई स्पर्श रेखा पुनः वक्र को बिंदु P पर मिलती है तो P के निर्देशांक बताओ। चलिए पहले हमें इस वक्र की टेंजेंट निकाल लेनी है, फिर ये दोबारा कट कर रहा है तो सीधे सीधे हम फिर छेद बिंदु भी निकाल सकते हैं। तो ये मैं होमवर्क में भी आपको दे सकता हूँ। तो इस पर आप टेंजेंट निकाल लेंगे इसकी, और जो भी टेंजेंट आएगी उसको इस कर्व के साथ सॉल्व कर लेंगे, तो फिर छेद बिंदु मिल जाएगा कहाँ कट कर रहा है। अब अगला है वक्र 5x³ - 10x³ + x + 2y + 6 = 0 के बिंदु 0, -3 पर अवलंब को जिस बिंदु पर स्पर्श करता है उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। ठीक है, वक्र गिवन है, इस पर अवलंब खींचा है इस बिंदु पर, पुनः जिन बिंदुओं पर स्पर्श करता है वक्र को उन बिंदुओं के निर्देशांक पूछे। यानी यहाँ पर बात क्या हो रही है, पहले मैं इसी को समझाने की कोशिश करूँ रफ स्केच के द्वारा। जैसे कोई भी वक्र है, इसके 0, -3 पर ये है अवलंब खींच रहे हैं, तो ये वक्र को कहीं इस पर अवलंब खींचा है और ये अवलंब वक्र को कहीं पे टच कर रहा है, तो उस पॉइंट के निर्देशांक पूछे हैं और ये भी पूछा कितनी जगह टच करेगा। तो अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, एक ही पॉइंट मानेंगे। तो हम एक रफ स्केच बना लेते हैं यहाँ। माना ये है 0, -3, इस पे अवलंब होगा तो वक्र को एक जगह टच कर रहा है, तो किस बिंदु पे टच करेगा ये पूछा है। तो मान लिया x1 y1 पे टच करेगा। पहले आप क्वेश्चन को ढंग से समझने की कोशिश करेंगे, फिर से मैं समझा देता हूँ। हमें एक वक्र दिया है, ठीक है, मान लिया ये है कोई वक्र, इस वक्र पर एक बिंदु लेना है 0, -3। इस पर कह रहा है अवलंब खींचिए, तो पहले हम टेंजेंट खींचेंगे, फिर अवलंब इस तरह होगा। अवलंब खींचिए और अवलंब खींचने के बाद यही अवलंब वक्र को एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। एक बिंदु है या एक से ज़्यादा बिंदु भी हो सकते हैं, इन्हीं बिंदुओं के निर्देशांक पूछें। तो ये तो आपका नॉर्मल हो गया और ये हो गया बिंदु जो पूछा है। तो जितने भी बिंदु होंगे वो कैलकुलेशन में आ जाएंगे। ये तो आपको सीधे सीधे पॉइंट दिया है और वक्र भी दिया है, तो पहले तो हम नॉर्मल निकाल लें अपना इजीली। तो चलिए अब हम लिखेंगे वक्र का अवकलन करने पर, तो मैं सीधे अवकलन करता हूँ। x⁵ है 25x⁴ 30x² +1 + 2y' और ये सब 0 हो जाएंगे। अब 0, -3 पर निकालिए y' का मान, तो x की जगह 0 तो y की जगह -3, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। 0 -0 ये पॉइंट रखेंगे यहाँ पे, और 1 + 2y', तो y' की वैल्यू आई आपकी -1/2। तो ये तो स्पर्शिका है, तो अवलंब का m होगा आपका 2। टेंजेंट का था ये स्पर्शिका था, तो ये होगा अवलंब का। तो अब हमें m पता चल गया, बिंदु है 0, -3, तो हम अवलंब की समीकरण निकाल सकते हैं। तो चलिए 0, -3 पर अवलंब, और जिसका m कितना है 2, तो y - y1 = m × x - x1, तो 2x - 3 y = कितना आ गया 2x - 3। अब हमें यही अवलंब किस बिंदु पे टच करता है ये पूछा है। तो जो भी बिंदु होंगे वैसे हम ऑप्शन से इसको चेक भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। जितने भी ऑप्शन दिए हैं उन सभी ऑप्शन को इसमें लाई कराएंगे, क्योंकि जो भी स्पर्श बिंदु होंगे वो अवलंब में भी तो लाई करेंगे। अवलंब की समीकरण आई है आपकी 2x - 3।
अवलंब भी उन्हीं बिंदुओं से होके जाएगा, तो जो लाई करेंगे वही आंसर सही होगा। लेकिन फिर भी आपको अगर फाइंड करना हो इन्हें तो हम पूरा अब ये पूरा y की वैल्यू यहाँ रख के कैलकुलेशन करेंगे। चलिए मैं स्पर्श बिंदु निकाल देता हूँ। कर्व दिया था हमें वक्र में y का मान रखने पर, y बराबर 2x - 3 वक्र में रखने पर, तो वक्र है आपका 25x घात सॉरी पूरा बिना डिफरेंशिएशन वाला 5x घात 5 माइनस 10x क्यूब प्लस x प्लस 2y 4x - 6 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 6 कैंसिल होगा, 5x घात 5 माइनस 10x क्यूब प्लस 5x इक्वल टू 0। अब 5 से भाग भी हो जाएगा, तो x घात 5 माइनस 2x क्यूब प्लस 5 सॉरी प्लस x बराबर 0। अब x कॉमन लेंगे तो एक तो मिला हमें x बराबर 0। जब x 0 है तो y क्या होगा, x 0 है तो y निकालने के लिए हम इसी में रख सकते हैं। x 0 पर y मिलेगा आपको, x बराबर 0 पर y मिलेगा -3। तो ये तो यही पॉइंट हो जाएगा, ये तो मिलेगा ही। तो हमें ये वाला नहीं लेना है 0, -3 वही पॉइंट है जिस पर हमने अवलंब खींचा था, वो भी हमें मिलेगा ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में। तो x बराबर 0 पर y इक्वल टू आएगा -3, उसी में रख के निकाल सकते हैं आप। लेकिन 0,3 हमारा क्या है, अवलंब बिंदु है, ये तो हमें पहले से गिवन है, तो ये आंसर का पार्ट नहीं रहेगा। अब आगे की दो वैल्यू और निकालते हैं, तो x घात 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, तो ये होल स्क्वायर है आपका x स्क्वायर माइनस 1 का ये, तो x स्क्वायर बराबर 1, तो यहाँ से 2 पॉइंट मिलेंगे प्लस माइनस 1। तो जब x 1 है तो y निकालेंगे, तो x के 2 वैल्यू आए तो हमें टोटल कितने अवलंब मिलेंगे, अवलंब बिंदु मिलेंगे 2, एक और -1 से एक बार मिलेगा -1 एक बार -5। चलिए ये भी प्रॉब्लम अच्छी है। यहाँ पे इस प्रॉब्लम में बढ़ने के पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे कोऑर्डिनेट का भी सहारा ले सकते हैं। देखिए वृत्त की आपने समीकरण पढ़ी है जनरल, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। एक ये फॉर्म होती है और एक केंद्र त्रिज्या वाली फॉर्म होती है, ये आपने 11th में दोनों पढ़ी हुई है। तो इसमें कुछ पर्टिकुलर टर्म 0 हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पे खास तौर पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी वृत्त हो, वृत्त का हम किसी भी बिंदु पर अवलंब खींचें, किसी भी बिंदु पर, तो अब वृत्त का अवलंब हमेशा कहाँ से होकर जाता है, केंद्र से। ये चीज़ का हम यहाँ पर फायदा उठा सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वृत्त के किसी भी बिंदु पर खींचा गया अवलंब हमेशा उसके केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम देते हैं यहाँ पे एक वक्र ये है और एक वक्र ये, दोनों का विनिष्ट अवलंब पूछा है। ठीक है, तो मैं इसका अगर चित्र बनाने की कोशिश करूँ तो चलिए पहले मैं सर्कल को लिखता हूँ। ये वृत्त है, इस वृत्त का केंद्र क्या होगा, इस वृत्त का केंद्र होगा 0,1/2 और त्रिज्या क्या होगी भाई, x के गुणांक आधा, x का गुणांक 0 है, y के गुणांक आधा और माइनस होता है, तो त्रिज्या होती है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, त्रिज्या भी 1/2 होगी। तो मैं ये वाला सर्कल तो बना सकता हूँ जिसका केंद्र हो 0 1/2 और त्रिज्या हो 1/2। इनफैक्ट ये y एक्सिस को मूल बिंदु पे x एक्सिस को टच करेगा, ये है कहानी। ये रेडियस हो गई 1/2 और ये केंद्र हो गया आपका 0,1/2, ये c मान लीजिए इसे। तो ये बना लिया हमने वृत्त, और जो 1/x² होगा, 1/x² जो कर्व होगा वो इस तरह होता है। अब विनिष्ट अवलंब पूछे हैं तो मैं इसको ही बना देता हूँ। 1/x² कर्व जो होगा, चलिए मैं इनको सॉल्व करके पॉइंट भी निकाल सकता हूँ, तो मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लूँ पहले।
y इक्वल टू मुझे पता है 1/x², यहाँ रखना। तो x² प्लस 1/x4 माइनस 1/x² इक्वल टू 0। अब मैं इसमें x की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पूरे में। तो अब ये इस तरह आपका बनेगा, ये 1/x² वाला कर ये होगा ऐसे। तो ऐसा अवलंब निकालना है जो दोनों पे अवलंब हो, और ये भी कन्फर्म है कि जो अवलंब होगा वो दो मिल रहे हैं यहाँ समेटी से, और दोनों अवलंब कहाँ से जाएंगे, वृत्त के केंद्र से। ये कट नहीं कर रहा है एक्चुअली में, चलिए कोई बात नहीं। चित्र और अच्छा बनाने की कोशिश करें तो चलिए इधर बना देता हूँ बड़ा। एक्चुअल में ये कट नहीं कर रहा है, जब कट नहीं कर रहा है तो इस तरह होगा। और कॉमन अवलंब जो होगा वो ऐसे होगा, कॉमन जो नॉर्मल ओवेनिस्ट अवलंब जो पूछे हैं, अगर यहाँ संख्या पूछता तो हम ये कह सकते हैं कि संख्या 2 होगी। ज्योमेट्री से भी हम इनकी संख्या बता सकते हैं। एक अवलंब ये हो गया आपका नॉर्मल n1, और एक अवलंब नॉर्मल ये हो गया। ये दोनों केंद्र से जाएंगे, यानी 0 1/2 से पास होंगे। और अब हमें एक पॉइंट और पता चल जाए तो सब कुछ पता चल जाएगा। अब हमें ये क्लियर हो गया कि जो अवलंब बिंदु है, दोनों बिंदुओं का अवलंब, दोनों वक्रों का अवलंब बिंदु होगा, एक किसी एक का पता चलेगा तो उससे फिर हम अवलंब की समीकरण निकाल सकते हैं। y इक्वल टू 1/x², एक वक्र y इक्वल टू 1/x²। तो मान लेते हैं अवलंब बिंदु जो है इसका वो है x1 y1, तो इस पे लाई करेगा। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, -2/x3। अवलंब का m निकालेंगे तो x3/2, और x1 y1 पे हो जाएगा ये। अब हम इसकी इक्वेशन निकालेंगे x1 y1, तो ये होगी y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। और ये कहाँ से होके जाएगा, 0 हाफ से, x जगह 0 y की जगह हाफ, तो ये सारे 0 कर देगा पूरा। यहाँ से हमें मिला y1 बराबर हाफ। जब y1 हाफ है तो x1 कितना आएगा, इधर रख दीजिए, सॉरी इस वाली में 1 में, तो 1/2 बराबर होगा 1/x1²। तो x1 आएगा 1/√2 प्लस माइनस। इधर जरा ध्यान देंगे, कैलकुलेशन में थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, ये पॉइंट गलत है। जब आप इसको लाई कराएंगे 0 माइनस हाफ से, तो कैलकुलेशन लिख के देख लेते हैं, 0, हाफ, इससे होके जाएगा अवलंब, तो लाई कराएंगे तो y की जगह हाफ और x जगह 0 आएगा, तो y की जगह आया हाफ और y1 एज इट इज रहेगा, और ये इसकी जगह 0 आएगा, तो यहाँ पे आपका बचेगा -x1 की पावर 4/2। अब यहाँ से एक रिलेशन हमें मिला, y1 का मान मिला 1/2 प्लस x1 की पावर 4/2 इक्वल टू y1। अब हम 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, ये 1 है और ये 2, तो 1 व 2 से y1 की मान इक्वेट करा सकते हैं। एक में y1 की वैल्यू है 1/x1², और ये है 1/2
और x1 की पावर 4/2। अब हमें यहाँ से फाइंड करना है पॉइंट। पॉइंट आएगा तो फिर सब कुछ इजीली पता चल जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। अब x1 की वैल्यू यहाँ से हमें निकालनी है, तो x1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये है। तो एक रूट यहाँ पे x1 इक्वल टू 1 तो हमें दिख ही रहा है। x1 बराबर 1 इसमें लाई करेगा, देखिए तो x1 बराबर 1 लाई कर रहा है, तो एक वैल्यू x1 की वैल्यू 1 है, और तो दूसरी वैल्यू इसके करस्पॉन्ड में क्या आएगी 1, y1 भी क्या आएगा 1। तो चलिए 1 1 से जाने वाला जिसका m हो 1/2, m इससे निकलेगा, इसी वाले में x इक्वल टू रख देंगे हम 1, तो ये आएगा आपका हाफ। तो ये एक अवलंब आएगा y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक अवलंब आ जाएगा। इसी तरह सिमेट्री से जो दूसरा पॉइंट है -1, उससे दूसरा मिल जाएगा। एक पेयर होगा आपका x1 बराबर -1, ये भी तो लाई करेगा इसको। जब ये -1 है तब ये 0 आएगा, सॉरी तब ये 1 रहेगा। तो 2 पॉइंट मिले हमें, एक 1 1 मिला है और एक मिला है -1, इन दो पर अवलंब हमें 2 अवलंब मिलेंगे। जरा रॉले थ्योरम और मध्यमान प्रमेय में पहले कुछ सवाल देख लेते हैं और इसको एक बार और क्लियर कर लेते हैं। ये IEEE क्वेश्चन है, मैं रॉले थ्योरम यहीं पे आपको समझा देता हूँ। उसके पहले आप मध्यमान समझिए, मध्यमान का ही पर्टिकुलर केस रॉले थ्योरम है। तो लैग्रांज मध्यमान प्रमेय, तो इसमें चलिए इसकी जो पॉइंट है, कंडीशन क्या है कि यदि कोई फलन f(x), यदि कोई भी फलन f(x) है, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a से b में सतत है, और x बिलोंग्स टू ओपन a से b में अवकलनी है, यानी सतत और अवकलनी है, तो लैग्रांज मध्यमान के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ए से बी में सतत, कोई भी 2 पॉइंट हैं ए से बी में सतत है और ओपन इंटरवल ए से बी में अवकलनी है, तो इनके बीच में एक पॉइंट सी ऐसा जरूर होगा, देन एक सी एग्जिस्ट करेगा, और जो इस तरह होगा एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। सी जरूर यहाँ पर होगा। मैं अगर ज्योमेट्रिक मीनिंग समझाने की कोशिश करूँ तो इस तरह है।
मान लिया ये लिया हमने एक फलन x बराबर a, मान लिया ये पॉइंट है, और x बराबर b ये पॉइंट है। ये सतत अवकलनीय है ऐसे b में, तो इनके बीच में एक बिंदु ऐसा जरूर होगा जिस पर खींची गई स्पर्शी इस रेखा के समांतर होगी, ये जो जीवा है इसको मिलाने वाली। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो एक टेंजेंट यही दिख रही है ज्योमेट्रिकली, एक यहाँ दिख जाएगी। तो ये एक्चुअली दो पैरेलल लाइंस है, ये स्लोप निकाली है डिफरेंशिएट करके, ये निकाली है लंबो आधार से। तो अभी फिलहाल आप इसे सीधे याद रखेंगे। तो मध्यमान प्रमेय ये कहती है, और जो ये सी दिख रहा है आपका, सी हमेशा दिस शुड बी लाई बिटवीन ए एंड बी, यानी सी हमेशा जो आएगा यहाँ जो सी दिख रहा है वो ए से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। तो आपको तीन चीज़ें याद रखनी है कि फलन ए से बी में सतत हो और ए से बी में अवकलनीय हो ओपन में। तो इनके बीच में एक सी ऐसा जरूर होता है जिस पर खींची गई स्पर्शी उन दो बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा के समांतर होती है। और अब इसी में अगर हम, ये तो LMBT लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, शॉर्ट में हम LMBT कह सकते हैं। और अब रॉले थ्योरम है, रॉल्स थ्योरम, ये एक पर्टिकुलर केस है, नहीं का ही समझ सकते हैं। तो रॉल्स ने इतना कहा था, ये दो जानकारी ए और बी पॉइंट तो ठीक है, सेम है, ए और बी पॉइंट जो ये देख रहे हैं ये सेम है। बस तीसरा पॉइंट ये रहेगा कि यदि एफ ए बराबर एफ बी, यदि एफ ए बराबर एफ बी, जब एफ ए बराबर एफ बी होगा तो एफ डैश सी जीरो हो जाएगा, देन एफ डैश सी इक्वल टू जीरो। तो ये इसी का पर्टिकुलर हुआ। एक क्वेश्चन से दिखाने की कोशिश करें ग्राफिकली तो इस तरह कह सकते हैं, जैसे ये कोई फलन, ये मान लिया x इक्वल टू ए है और ये मान लीजिए x इक्वल टू बी है। एफ ए इक्वल टू एफ बी है, तो एक टेंजेंट ऐसी जरूर होगी जो x एक्सेस के पैरेलल होगी, यही है आपका एफ डैश सी। जो सी पॉइंट होगा वो ये होगा x बराबर सी, जहाँ पर टेंजेंट पैरेलल होगी x एक्सेस की। तो ये ध्यान रखना है चीज़ें। अब प्रॉब्लम्स में फिर आगे क्लियर हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन है AIEEE 2010 का, y इक्वल टू इतने की स्पर्श रेखा जो x अक्ष के समांतर है। तो स्पर्शी कोई भी वक्र अगर स्पर्शी x अक्ष के समांतर है तो उसका dy/dx हमें क्या दिया है इंडायरेक्ट तरीके से, जीरो, या स्लोप जीरो कह सकते हैं। तो इसका स्लोप जीरो है, हमें पॉइंट नहीं दिया है, तो पॉइंट इसी स्लोप के आधार पर निकालेंगे। y इक्वल टू एक्स प्लस 4/x², ये वक्र है। तो इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, dy/, सबसे पहले स्पर्श बिंदु मान लेंगे x1 y1, क्योंकि टेंजेंट जहाँ खींच रही है वो पॉइंट हमें नहीं दिया है। तो ये आएगा आपका 8/x³ माइनस 8/x³ इसका। अब ये एक जीरो के इक्वल होगा क्योंकि जीरो हमें गिवन है। तो x1 आया आपका 2, जब x1 2 है तो y1 मिलेगा आपको 2 + 1 3, तो पॉइंट मिले आपको 2,3। तो 2,3 हो गया और m है आपका 0, तो टेंजेंट की इक्वेशन आराम से आप लिख सकते हैं। टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू 3। चलिए ये रेट वाले क्वेश्चन है, रेट को भी मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा, दर जिसे कहते हैं। तो रेट में आपको सबसे पहले जिन चीज़ों का जिक्र होगा, जैसे वृत्त है, यहाँ पे क्या होगा कि वृत्त की त्रिज्या या परिधि या जो भी चीज़ों की बात होगी वो समय के साथ बदलेंगे। तो अगर वृत्त की त्रिज्या r है तो वृत्त का क्षेत्रफल a होता है πr², और सरकमफ्रेंस परिधि होती है आपकी 2πr। इसी तरह बेलन का आयतन होता है πr²h, और संपूर्ण पृष्ठ होता है, इसको a मान लीजिए चाहे s मान लीजिए, टोटल सरफेस एरिया 2πr/h + r। और कौन भी होता है शंकु, ये सूत्र आपको याद होंगे, ये हाइट h है, ये r है, ये तिरछी ऊंचाई l है, तो एक रिलेशन ये होता है। और बाकी इसका आयतन क्या होता है शंकु का, 1/3 πr²h, और वक्र पृष्ठ होता है πrl। तो यहाँ पे क्या होगा, इनका अवकलन होगा समय के साथ। अगर हम इसी का समय के साथ अवकलन करें, यानी एरिया समय के साथ जब बदल रहा है तो अवकलन जीरो नहीं होगा, कांस्टेंट का जीरो होता है। तो r चेंज हो रहा है समय के हिसाब से, तो पाई कांस्टेंट है, r² का 2r, और फिर t के सापेक्ष हो रहा है तो dr/dt। तो बस इन्हीं चीज़ों का यहाँ ध्यान देना है। और अगर दो वेरिएबल हैं तो फिर एक में बदलना होगा।
और मात्रक से भी हम पहचान सकते हैं कि किन किन चीज़ों की बात हो रही है और गिवन क्या है, ये भी ध्यान देना। तो क्वेश्चन में आप करेंगे तो बहुत कठिन टॉपिक नहीं है। चलिए ये वाला देखते हैं। एक गोलाकार गुब्बारे में इतनी मिलियन गैस भरी है, टोटल गैस इतनी है। यदि गुब्बारे में छेद के कारण 72 घन मीटर प्रति मिनट की दर से गैस रिस रही हो तो गैस के रिसने के 49 मिनट बाद जिस दर से त्रिज्या घट रही होगी वो क्या होगी। चलिए, कोई गुब्बारा है तो हम कह सकते हैं कि t बराबर 0 पर जब गुब्बारा पूरा भरा है, कुल गैस है जो, या कुल आयतन है जो शुरू में दिया है v, ये है आपका 4/3 पाई आर क्यू। ये कैपिटल आर त्रिज्या शुरू की मान ली हमने। ये आपको दिया 4500 पाई घन मीटर। अब एक छोटा सा छिद्र हुआ है इसमें, तो इतनी दर से हवा निकल रही है, तो किसी समय t पर हम आयतन निकालते हैं। त्रिज्या के घटने की दर पूछी है। ये टोटल गैस थी शुरू में, तो लिखेंगे किसी समय t पर गैस रिसने के बाद t समय पर गैस रिसने के बाद आयतन, तो आयतन जो होगा वो इतना कम हो गया होगा, तो 4500 पाई घन मीटर टोटल गैस थी, वो कितना कम हो गया 72 घन मीटर प्रति मिनट की दर से। तो मैं t मिनट बाद बात कर रहा हूँ, तो t मिनट बाद कितना हो जाएगा आपका 72 पाई t, ये बचेगा। उस समय पे त्रिज्या हम मान लेते हैं, अगर स्मॉल r है तो जो कुल आयतन होगा जो उस समय बचेगा वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब। उस समय की त्रिज्या हमने r मानी, और ये शुरू की त्रिज्या कैपिटल R है। माना किसी समय t पर त्रिज्या r है तो उस समय जो आयतन होगा वो इसके बराबर होगा। r को हम कह सकते हैं किसी समय t पर त्रिज्या, ये वेरी कर रही है। तो अब हमें पूछा क्या है सवाल में, इसमें पूछा है कि जिस दर से त्रिज्या घट रही है, यानी dr/dt की वैल्यू पूछी, और वो भी 49 मिनट बाद। चलिए, प्रति मिनट में ही पूछा है, यानी t इक्वल टू जब 49 होगा तब dr/dt की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा है। तो चलिए इसका t के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं इसका। तो इसका 0 होगा, इसका अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, t ही तो चेंज हो रहा है। तो 4500 पाई का 0, ये 72 पाई और 4 पाई/3, और ये होगा आपका 3 आर क्यू का होगा 3r² dr/dt। तो ये 12 हुआ, ये 3 काट देंगे 18, और पाई भी कट जाएगा, तो r² dr/dt, ये वैल्यू हुई आपकी 18 के बराबर। अब हमें r चाहिए उस समय का जब 45 मिनट हो गए, तो वो हमें फाइंड करना होगा इधर से। वो r फिर यहाँ रखा जाएगा, फिर आपका मिलेगा। चलिए कैलकुलेशन हम कर देते हैं अभी। अच्छा क्वेश्चन है, इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, ये वाली जो समीकरण थी, ये मुख्य समीकरण है, ये ध्यान देना है। चलिए मैं लिख देता हूँ। ये था। अब हमें यहाँ तक हम पहुँच गए थे, dr/dt की वैल्यू हमें मिल गई थी 18/r²। हमें dr/dt माइनस में ही है, माइनस ही तो दिखा रहा है कि घटेगा, उसकी फिलहाल यहाँ जरूरत नहीं है कैलकुलेशन में। अब हमें r चाहिए, तो हम लिखेंगे t बराबर 49 मिनट पर, क्योंकि उसी पे पूछ रहा है r का मान, ये मिलेगा 1 से। तो 1 में t बराबर 49 मिनट रखने पर, 1 है आपका 4500 पाई माइनस 72 पाई गुणा 49 इक्वल टू 4 पाई r³/3। तो 4 पाई
से तो डिवाइड हम कर ही सकते हैं। तो पाई काट दीजिए, पहले पाई काट देंगे तो 4500 माइनस 72 गुणा 49 बराबर 4r³ 3। तो चलिए पहले 4 से भाग दे देते हैं। 4 एकम 4, यह है इधर 49 गुणा 18 बराबर r³/3। अब हमें ये कैलकुलेशन करनी है। चलिए आगे भी कर देते हैं कैलकुलेशन। 3 से मल्टीप्लाई होगा तो पहले इसे घटा लेते हैं। तीन 4 2, 3 का गुणा होगा तो 2 4 3 गुणा 3 बराबर r³। तो ये हुआ आपका 3/6। r मिला यहाँ से 9, r बराबर 9 अब रख देंगे इसमें 2 में, तो dr/dt मिलेगा 18/81 यानी 2/9। तो थोड़ा कैलकुलेशन में ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है। मुख्य चीज़ यही है कि यहाँ पर जो t समय पर जो आयतन हमने निकाल के देखा है फर्स्ट टाइम निकाल के, इस पर हमें ध्यान देना है। चरम बिंदु का मतलब होता है जहाँ पे dy/dx 0। चलिए ये वाले भी देख लेते हैं। ये f(x) है, f(x) गिवन है, इसके चरम बिंदु है ये। तो कह रहा है अल्फा बीटा की मान बताओ। तो चलिए f(x) हमें दिया है अल्फा log mod x। मॉड का यहाँ कोई मतलब नहीं, मॉड का मतलब है कि पॉजिटिव चीज़ का लॉग लिया जाता है, तो वो पॉजिटिव ही मानेंगे आप। मतलब डिफ्रेंसिएशन में मॉड लगाने की जरूरत यहाँ पर नहीं। तो चरम बिंदु का मतलब है कि f(x) का मान उन 2 पॉइंट पे 0 होगा। तो अल्फा/x 2 बीटा x प्लस 1। अब x बराबर -1 पर 0 होगा और 2 पर 0 होगा, तो -1 रखेंगे जब, तो एक इक्वेशन ये मिलेगी और अब रखेंगे 2, तो एक इक्वेशन ये मिलेगी। यहाँ से हमें अल्फा और बीटा दोनों फाइंड करनी है। तो चलिए पहले मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 2 में 1 और 2 को हल करना है। तो पहली समीकरण थी अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 1 और दूसरी है आपकी ये अल्फा प्लस 8 बीटा इक्वल टू -2। अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसे, -6 बीटा इक्वल टू 3। तो बीटा आएगा -12, ये वाला बीटा -12 हो गया और बीटा -12 1 में या 2 में रख देंगे तो अल्फा। यानी मुख्य चीज़ यहाँ पे थी कि अगर क्रिटिकल पॉइंट दिए हैं तो उन क्रिटिकल पॉइंट पर dy/dx की वैल्यू 0 होगी जितने भी पॉइंट दिए हैं। तो मैंने क्या किया है, पहले f(x) निकाला है। f(x) का मान x बराबर -1 व x बराबर 2 पर 0 होगा, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। इसी आधार पर आपने किया है।
अब जो थियोरटिकल प्रॉब्लम्स हैं इनको ज़रा ढंग से समझेंगे और कुछ एनसीईआरटी की भी प्रॉब्लम्स कराई जाएंगी जो लास्ट आपका होगा उसी वाले लेक्चर में। तो चलिए अभी एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। 2 इकाई लंबाई के एक तार को 2 भागों में काटकर उसमें x इकाई और r इकाई त्रिज्या वाले वृत्त में मोड़ा जाता है और संयुक्त जो आकृति बन रही है उसका क्षेत्रफल न्यूनतम हो तो x और r में क्या रिलेशन होगा, ये पूछा है। यानी हम बिल्कुल सीधे सीधे बात करें तो एक तार है आपके पास, मान लिया ये तार जिसकी लंबाई टोटल कितनी है 2 इकाई। इसके 2 टुकड़े करें, एक टुकड़ा x इकाई 2 टुकड़ों में काटकर x इकाई भुजा वाला और r इकाई त्रिज्या, इसके 2 टुकड़े करें। एक टुकड़े की लंबाई है x इकाई और एक की लंबाई है r इकाई। यानी यहाँ से हमें ये पता रहेगा कि x प्लस r की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, क्योंकि इसी के भाग हैं। इससे हमें बनाया है, इन्होंने बनाया है वर्ग और इससे बनाया है वृत्त। इन क्वेश्चंस में बस आपको देखना होता है गिवन क्या है और वेरी क्या कर रहा है। तो x इकाई का वर्ग, जब वर्ग हम बनाएंगे इससे तो x को हम 4 बराबर भागों में बांटेंगे, यानी वर्ग की जो एक भुजा होगी वो x/4 होगी और जो वृत्त बनेगा, वृत्त की जो परिधि होगी 2πr, कैपिटल R मान लेते हैं त्रिज्या, तो वो बराबर होगी किसकी, r इकाई की। ये लंबाई की, इसी को तो मोड़ा है आपने, तो वृत्त की त्रिज्या आएगी r/2π। अब हम कंबाइंड एरिया निकालेंगे दोनों का। तो इसका होगा x²/16 और वृत्त का होता है पाई r², मतलब r²/4π², ये कैपिटल R रखा जाएगा। अब हम इसको x और r 2 वेरिएबल हैं तो किसी एक के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है, तो हम यहाँ पर किसी से भी बदल सकते हैं। चलिए r की वैल्यू रख लेते हैं, तो ये होगी 2 - x²। अब हम इसको x के सापेक्ष आउटलाइन करेंगे, तो dA/dx ये होगा आपका 2x/16, यहाँ 2 आगे आएगा और फिर इसका होगा तो माइनस, अब इसे 0 करेंगे तो ये सीधे मैं एक बार करा रहा हूँ 2/4π और 2 - x, तो ये 8 बचेगा, ये 2 बचेगा, तो ये 4 बचेगा, यहाँ 4 को यहाँ ले आएंगे तो x बराबर 8 - 4x, और सॉरी पाई और बचा है। तो चलिए यहाँ 4 को मैं इधर ले आ रहा हूँ तो ये हो जाएगा πx बराबर 8 - 4x, ये ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 8/π + 4, और इसी तरह आपका r भी निकल आएगा। पूछा क्या है, न्यूनतम हो उस दशा में प्रूव करना है कि x = 2r होगा, ठीक है। x = 2r, तो कैपिटल R यहाँ पे वैल्यू रख के निकाल लेंगे। x + r = 2 हमें पता है, इसका यूज करेंगे। x + r = 2, तो मैं x की वैल्यू यहाँ रख रहा हूँ। चलिए r भी निकाल लेते हैं। r आपका आएगा x + r = 2, तो r आएगा 2 - 8/x + 4, तो 2x, तो ये आपका रहा 2π/x + 4। तो अब हमें साफ साफ दिख रहा है वैल्यू यहाँ पे। x आपका आया था 8/π + 4 और r आपका आया 2π/x + 4।
तो मैं यहाँ इसको इसकी टर्म्स में अगर लिखना चाहूँ तो 4 पाई 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है तो ये दिख जाएगा इजीली।